खंड खंड उत्तराखंड। साल 2017 में जब उत्तराखंड के लोगों ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से नवाजा था तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस उत्तराखंड की पहचान उसकी शांत पहाड़ियों से, सादा जीवन, कड़ी मेहनत और भाईचारे से, जिस उत्तराखंड को लोग गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के उद्गम स्थल के लिए जानते हैं, जिस उत्तराखंड में बद्रीनाथ से लेकर केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थल है, जिसे देवभूमि कहा जाता है, एक समय ऐसा आएगा कि 10 साल की सत्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके नफरती संगठन उसी उत्तराखंड की पहचान नफरत, हिंसा, अराजकता और अस्थिरता वाली बना देंगे। एक ऐसे राज्य की पहचान बना देंगे जहां पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया पर मोहम्मद दीपक नाम की चर्चा खूब सुना होगा। एक मुस्लिम दुकानदार को कुछ असामाजिक तत्व दुकान का नाम बदलने के लिए दबाव बना रहे थे, डरा धमका रहे थे। तभी वहां पर यह दाढ़ी वाला हट्टा कट्टा शख्स पहुंचता है और नफरती गुंडों से भिड़ जाता है। गुंडों ने जब इस व्यक्ति से नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, लेकिन असल में इनका नाम दीपक कश्यप है, दीपक कुमार कश्यप। मोहम्मद दीपक इसलिए कहा ताकि भाईचारे का संदेश जाए और नफरती चिंटुओं की बुद्धि खुले, उन्हें सबक मिले। वैसे दीपक कश्यप ने अपने नाम के आगे जो मोहम्मद जोड़ा, उस मोहम्मद शब्द का अर्थ होता है प्रशंसा का पात्र, और दीपक ने जो किया वो सच में पूरी दुनिया में प्रशंसा के पात्र बन गए। मगर समझने वाली बात यह है कि शांत पहाड़ियों के लिए जाना जाने वाला उत्तराखंड इतना अशांत कैसे हो गया। अभी दीपक मामले में ही उत्तराखंड की पुलिस ने जो किया है वो भाजपाई शासन को एकदम सूट करता है, पूरे देश में सूट करता है। इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे जिन भी राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां की पुलिस से ज्यादा पावर नफरती संगठनों की हो चुकी है और इसके स्पष्ट संदेश हर जगह से नजर आते हैं। दीपक के मामले में ही अब तक जो कहानी सामने आई है वो बताती है कि कैसे पूरा का पूरा प्रशासन चिंटुओं के साथ खड़ा है और दीपक जैसे लोगों के लिए आगे का समय कितना खतरनाक है कुछ कहा नहीं जा सकता। आज चौतरफा दबाव के कारण भले ही गुंडों के खिलाफ एफआईआर हुई हो, मगर एफआईआर तो दीपक के खिलाफ भी हो गई है। और एफआईआर से होगा क्या? जब प्रशासन एक तरफा चलेगा तो न जाने कब कहां राह चलते किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के घर पर बुलडोजर चल जाए, जिम पर हमला हो जाए, किसी के व्यापार की जांच होने लगे। यानी दीपक का जीवन कभी भी किसी भी तरह के संकट से घिर सकता है, पूरा परिवार समस्याओं में पड़ सकता है। दीपक के केस की चर्चा तो करेंगे ही, इसके साथ ही पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में जैसी दुर्दशा वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैलाया है उसे भी देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मुख्यमंत्री तो संविधान की शपथ लेता है, लेकिन भाजपाई मुख्यमंत्री बाहर से संविधान की शपथ लेकर भीतर से जो करते हैं और उसका जो परिणाम बाहर आता है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इन लोगों के मामले में तो कुछ भीतर से होता ही नहीं है। इसलिए आज हम देखेंगे कि कैसे उत्तराखंड में नफरत का बाजार सजाने में सबसे बड़ा हाथ वहां के मुख्यमंत्री का ही नजर आता है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं कह भी नहीं रहा हूं। अभी हाल ही में इंडिया हेट लैब की जो रिपोर्ट सामने आई वो कह रही है। और तो और इस रिपोर्ट के बारे में मुख्यमंत्री ने जो कहा वो सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, क्योंकि जिस बात के लिए मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, पद छोड़ देना चाहिए, वो बात सुनकर छाती ठोक रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा और करता रहूंगा। उधर राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम लोग मोहम्मद दीपक के साथ खड़े नजर आए। किसने क्या कहा वो भी देखेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको पूरा का पूरा उत्तराखंड में बीजेपी के नफरती सिस्टम का एक्सरे समझ में आ जाएगा। एक दो नहीं बल्कि कई सारी घटनाओं पर नजर दौड़ाते हुए हालिया घटनाओं को देखेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को खंड खंड कर दिया और उनकी फैलाई ये आग सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, देश भर में जा रही है। जी हां, पुष्कर धामी ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ दिया है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, किसी नफरती चिंटू के दम पर भी नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको बता दें, इस तरह की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें सबसे बड़ा रोल देश के गोदी मीडिया का है, जिसने पैसे लेकर अपने ही देश में आग लगाया है। इनसे बड़ा देशद्रोही कोई हो नहीं सकता। अब सबसे पहले अभी मोहम्मद दीपक वाले मामले को देखते हैं। मोहम्मद दीपक का असली नाम दीपक कुमार कश्यप है और ये पेशे से जिम ट्रेनर हैं। 26 जनवरी को यानी जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उसी वक्त उत्तराखंड में भाजपा से संबंधित एक नफरती संगठन गणतंत्र के तंत्र की ऐसी तैसी कर रहा था। 75 साल के एक बुजुर्ग दुकानदार जो लगभग 30 साल से छोटे बच्चों के स्कूल ड्रेस वगैरह बेचने की दुकान चलाते हैं, दुकान का नाम
रखा था बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। वहीं पर 7-8 की संख्या में बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि दुकान से बाबा शब्द हटा दो, जैसे कि बाबा शब्द इनका कॉपीराइट हो। जबकि इस देश का संविधान हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से देश के किसी भी कोने में व्यापार करने का अधिकार देता है और कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि व्यापार कौन व्यक्ति किस नाम से कर सकता है, किस नाम से नहीं। कोई धर्म का बाउंडेशन नहीं है। मगर तमाम भाजपाई राज्यों में आए दिन कुछ चिंटू खड़े हो जाते हैं, मुसलमानों की दुकानों का नाम चेक करने लगते हैं, जबकि इसी देश में तमाम हिंदुओं ने मुस्लिम जैसे दिखने वाले नामों से स्लाटर हाउस बना रखा है। वहां जानवरों को काटा जाता है, मांस का व्यापार होता है, वहां अरबों का व्यापार होता है और उनका संबंध बार बार बीजेपी से भी बताया जाता है। मगर इन चिंटुओं की हिम्मत नहीं हुई कि वहां कभी चले जाए नाम बदलवाने, क्योंकि वहां बड़े बड़े लोग हैं, इन्हीं को पाठ पढ़ा देंगे, इन्हें तो गरीबों को परेशान करना है। जब ये नफरती चिंटू 75 साल के बुजुर्ग को नाम बदलने के लिए परेशान कर रहे थे, तभी दीपक वहां पहुंच गए और इन्होंने चिंटुओं को सबक सिखाया। चिंटुओं ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? दीपक ने बताया मोहम्मद दीपक। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, यानी चिंटुओं की बेइज्जती हो गई। फिर क्या था, चिंटुओं ने अपना झुंड बटोरा, 100-150 की संख्या में कथित रूप से अलग अलग जिलों से इकट्ठे होकर पहुंच गए दीपक के जिम पर और वहां नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे, दीपक के साथ गाली गलौज करने लगे, उनके परिवार के बारे में भी अपशब्द कहे गए। चिंटुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी दीपक के अनुसार कि स्थानीय लोग भी दीपक का समर्थन करने की हिम्मत नहीं कर पाए। दीपक ने बीबीसी से बताया कि बजरंग दल के लोग मारपीट के लिए गाड़ियों में हथियार भर भर के लाए थे और दीपक ने पहले ही इस तरह की आशंका को पुलिस के साथ साझा किया था, क्योंकि बजरंग दल के लोगों ने इंस्टाग्राम पर इस संबंध में पोस्ट किया था। दीपक ने पुलिस को बताया कि देखिए, ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, हमला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दीपक कहते हैं कि पुलिस को लेकर उन्हें जो भरोसा था, जो उम्मीद थी, वैसा पुलिस ने किया नहीं। नीलबटे सन्नाटा रही पुलिस। दीपक को ले जाकर थाने में बिठा दिया गया, लेकिन चिंटुओं को मौके से हटाने की कोशिश नहीं हुई। जैसे पुलिस को करना चाहिए था वैसी कोशिश नहीं हुई। चिंटू अपना काम करते रहे, गरियाते रहे, धमकाते रहे। इस सारी घटना को याद करते हुए दीपक भावुक भी हो जाते हैं और कहते हैं कि इंसानियत के नाते उन्हें जो करना था उन्होंने किया, लेकिन पुलिस ने जो किया उसने दीपक को भीतर से तोड़ दिया। मगर फिर भी ये दीपक जलने को तैयार है और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहने का भरोसा दे रहे हैं। कहते हैं कि इसकी कीमत मुझे चाहे अपनी जान देकर ही क्यों न चुकानी पड़े, लेकिन चिंता परिवार की सुरक्षा की है। उधर पुलिस का कहना है कि दीपक ने मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में अपनी बात रखा था। इसके विरोध में वहां कुछ लोग पहुंचे। इन लोगों ने नेशनल हाईवे पर बैठकर भी विरोध किया, प्रदर्शन किया। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर देहरादून से आए कुछ लोगों के खिलाफ FIR लिखी, क्योंकि उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। बाबा गारमेंट्स के दुकानदार के शिकायत पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार इन्होंने सब कुछ टाइम पर किया। मगर मूल सवाल तो यह है कि आखिर इन नफरती संगठनों के लोगों को ताकत कहां से मिलती है कि वो किसी दुकानदार से नाम बदलने को कहें? उन्हें यह अधिकार कौन देता है? सवाल यह नहीं है कि पुलिस ने कोई मारपीट और बवाल होने से रोक लिया। सवाल यह है कि जो हो गया वो भी क्यों हुआ? जब सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जिलों से गुंडे एकत्रित हो रहे थे तो उत्तराखंड की पुलिस क्या कर रही थी? और यदि इतिहास में ऐसे नफरती चिंटुओं के खिलाफ यानी पूर्व में कार्य किया गया होता, उनके खिलाफ एक्शन हुआ होता, तो फिर आज ये दशा न होती। समझने वाली बात यह भी है कि इस घटना को लेकर अब तक 3 FIR हुई है। पहला तो 30-40 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, दूसरा दुकानदार की शिकायत पर और तीसरा खुद दीपक कुमार कश्यप के खिलाफ, यानी इनके खिलाफ भी FIR हो गई। अब आप जरा सोचिए कि क्या इन सभी FIR का कोई निचोड़ निकलेगा? साफ साफ नजर आता है कि कुछ गुंडे जाकर एक दुकानदार को प्रताड़ित कर रहे थे। इन गुंडों ने पहले भी दुकानदार को परेशान किया था, दबाव बनाया था। संभवतः दुकानदार ने जगह बदल दी, फिर भी ये चिंटू खोज कर वहां पहुंच गए। दीपक ने इनकी गुंडई का विरोध किया तो उनके खिलाफ बाकायदा 4-5 दिन तक साजिश करके, प्लानिंग करके हमले के लिए सैकड़ों की संख्या में गुंडे पहुंचते हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड की पुलिस क्या कर रही थी? आम आदमी अपने अधिकार और मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ले तो भाजपाई पुलिस उन पर टूट पड़ती है। राज्य के युवा रोजगार के लिए सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर ले तो लाठी मार मार के उनका सिर तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब ऐसे किसी संगठन के गुंडे अनर्गल बात पर खुद गलती करते हुए, खुद अवैध काम करके खुद ही प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस की लाठी कमजोर क्यों हो जाती है? इन्हें नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करने का अधिकार क्यों दिया गया? क्या यह पुलिस की कमजोरी नहीं है, या फिर कहा जाए कि सब मिले जुले हुए हैं? सवाल है कि अगर यही काम इन चिंटुओं के अलावा किसी गैर भाजपाई ने किया होता, यानी भाजपाई विचारधारा से अलग वालों ने किया होता, या फिर मुसलमान ही कर दिया होता, किसी जाति या धर्म का कर दिया होता, तो क्या उत्तराखंड की पुलिस वही करती जो अभी किया है? शायद नहीं। अब तक बुलडोजर चल गया होता, न जाने कितनी लाठियां चल गई होती, और तो और तब पुलिस अपनी असली भूमिका में भी नजर आती। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चिंटुओं को बल देना है, चिंटुओं को मजबूत करना है। चिंटुओं को मजबूत करना है, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, और दिखावे का एक्शन होगा भी तो सभी पार्टियों पर मुकदमा
लाद दिया जाएगा। कौन नहीं जानता है कि मुकदमेबाजी का चक्रव्यूह कैसे तैयार किया जाता है। शायद इसलिए दीपक कश्यप के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जरा सोचिए कि नफरती चिंटू चढ़ के एक मुस्लिम दुकानदार को धमकाने जाते हैं नाम बदलवाने के लिए। दीपक ने उन्हें रोका टोका यानी विरोध किया तो ये चिंटू गुंडों की पूरी गैंग बटोर के लेके जाते हैं दीपक को सबक सिखाने, डराने, धमकाने, मारने, पीटने। कथित रूप से हथियार लेकर जाते हैं। ये हथियार पूजा करने के लिए तो ले नहीं गए होंगे। यानी इतनी सारी गुंडाई होती है। राज्य की पुलिस को चुनौती दी जाती है, पूरे प्रशासन को ठेंगा दिखाया जाता है और फिर भी इन्हीं चिंटुओं में से कुछ लोग जाके दीपक के खिलाफ एफआईआर करवाते हैं और पुलिस कर भी लेती है। कितनी भोली भाली पुलिस है उत्तराखंड की। क्या आपको किसी भी रूप में यह पूरी कार्रवाई स्वतंत्र लगती है? अब इतना सब कुछ होने के बाद दीपक ने शांति की अपील किया, मगर मूल सवाल यह है कि आज जब देश भर में यह मामला चर्चा में आ गया है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तक ने इस पर अपनी बात रखी है, तब तो हो सकता है कि दबाव के कारण पुलिस ने और गुंडों ने दिखावे के रूप में दीपक को छोड़ दिया हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या दीपक को सुरक्षा मिलेगी और वो कहां कहां अपनी जान बचाते फिरेंगे, कहां कहां अपने परिवार की जान बचाते घूमेंगे। दीपक पेशे से जिम ट्रेनर हैं, उनकी जिम के भी तमाम लड़कों ने उनका साथ देने का ऐलान किया। मगर मूल सवाल यह है कि जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो तो व्यक्तिगत रूप से कोई कहां तक किसी को बचा सकता है। हो सकता है कल को जिम के खिलाफ कोई जांच होने लग जाए, जिम बंद कर दिया जाए, दीपक की नौकरी चली जाए और कोई जिम वाला दीपक को अपने यहां नौकरी पर न रखे, दीपक को कोई नया धंधा न करने दिया जाए, परिवार का आर्थिक बहिष्कार हो जाए। पेट पालने के लिए आदमी घर से निकलता तो है ही, न जाने राह चलते कौन सी दुर्घटना हो जाए। सड़क दुर्घटनाओं में भी हमारा देश माहिर है, तो 24 घंटे सातों दिन दीपक और उनके परिवार की सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि दीपक ने जो किया है वो सीधे सीधे नफरती चिंटुओं और उनकी गैंग को चुनौती है, उनके अस्तित्व का सवाल है, इन गुंडों की रोजी रोटी का सवाल है। अगर इनकी नफरत की दुकान बंद हो गई तो ये भूखे मर जाएंगे। मेहनत करके कमाना नहीं आता, इनकी सत्ता चली जाएगी। इसीलिए तो सत्ता का पूरा संरक्षण होता है और एक जगह नहीं, हर राज्य में यही हाल है। तो कुल मिलाकर इस तरह के जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं, नफरती संगठन हैं, उन सब का बेस है नफरत। मुसलमानों को परेशान करना, उन्हें टॉर्चर करना और कुछ मूर्ख बहुसंख्यकों को ये सब करके खुश करना ताकि बाकी की जनता मुद्दों से भटकी रहे। अब जब दीपक कुमार कश्यप ने चैलेंज कर दिया है तो इनकी प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। हालांकि प्रतिष्ठा शब्द का इस्तेमाल इनके लिए करना नहीं चाहिए ऐसे चिंटुओं के लिए, मगर इनकी रीढ़ पर चोट हुई है। अब ये सोच रहे होंगे कि यदि दीपक जैसों को यूं ही छोड़ दिया गया तो आने वाले वक्त में ऐसे दीपक देश भर में जलेंगे, फिर हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा, गली मोहल्ले में राह चलते लोग जूता मार देंगे। इसीलिए इन चिंटुओं का इतिहास देखकर यह संदेह तो है, बिल्कुल है, कि ये लोग आखिरी हद तक दीपक और उनके परिवार को परेशान करने का प्रयास करेंगे। और प्रशासन का रवैया क्या होगा वो ऐसे समझिए कि दुकान पर जाने से पहले चिंटुओं ने पुलिस में शिकायत किया था कि एक मुस्लिम दुकानदार बाबा नाम से दुकान चला रहा है। सोचिए, इसके बाद भी पुलिस संट मार कर बैठी रही। पुलिस ने इन चिंटुओं से नहीं पूछा कि तुम कौन हो ये पूछने वाले, तुम्हें किसने अधिकार दिया, हु आर यू। और फिर जब राज्य का मुख्यमंत्री ही नफरत फैलाने में पूरे मुल्क में टॉप कर रहा हो तो राज्य की पुलिस क्या ही कर सकती है। जी हाँ, इस रिपोर्ट को देखिए, इंडिया हेट लैब 2025 की रिपोर्ट है। इस साल पूरे देश में 1318 नफरती कार्यक्रम हुए जिसमें नफरती भाषण दिए गए। इनमें से 88% भाजपा शासित राज्यों में हुआ। और आपको जानकर शर्म आएगी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टॉप पर हैं। जनता के हित का कोई काम करने के लिए नहीं, राज्य में रोजगार देने के लिए नहीं, शासन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नहीं, अर्थव्यवस्था ठीक करने के लिए नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करने के लिए भी नहीं, महिलाओं को सुरक्षा देने में भी नहीं, बल्कि नफरत भरे भाषण देने के लिए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ राज्य में आग लगाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 71 भाषण दिए और टॉप पर रहे। इस रिपोर्ट पर हमने पहले भी चर्चा किया था। यह रिपोर्ट बताती है कि जो नफरती कार्यक्रम हुए उनमें से 160 से अधिक संगठनों ने हिस्सा लिया, जिनमें प्रमुख रूप से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन हैं, बार बार इस तरह का काम करते हैं। यानी पूरे देश में एक सिस्टम चल रहा है, एक ही सिस्टम चल रहा है। और उत्तराखंड में आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जब राज्य का मुख्यमंत्री ही राज्य को जलाना चाहता हो। यह रिपोर्ट बताती है कि भाजपा शासित तमाम राज्य नफरत का मुख्य केंद्र बन चुके हैं। इस घटना पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लिखा कि कोटद्वार का दीपक अब उत्तराखंड का भी दीपक है और देश के उन सब लोगों का दीपक है जो गलत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, असहिष्णुता के खिलाफ उठकर खड़े हो रहे हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उन सब में देखा जा सकता है कि किस तरीके से नफरती गुंडे पुलिस पर हावी है। ऐसा लगता है कि पूरा प्रशासन, शासन इन गुंडों के हाथ में है और पुलिस को मूक दर्शक बने रहने के लिए कहा गया है। ये कहानी सिर्फ आज के उत्तराखंड की नहीं है, बल्कि साल 2002 के गुजरात से लेकर अब तक तमाम भाजपाई शासित राज्यों में ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं जहां पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है और नफरती गुंडे राज्य को आग लगाते रहते हैं।
और तो और ऐसे में यदि कोई जज यानी न्यायपालिका हिम्मत करके किसी पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन ले ले तो फिर भाजपाई शासन उस जज को ही ट्रांसफर करवा देता है। उत्तर प्रदेश के संभल का मामला याद है कि नहीं? एक जज ने हिम्मत दिखाकर यानी जज विभांशु सुधीर ने भाजपाई सत्ता के प्यारे दुलारे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया तो दनादन जज का ही ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें कथित रूप से सजा मिली। सोचिए कि जब इस तरह का सिस्टम चल रहा हो तो पुलिस क्या ही कर सकती है? नफरती गुंडे राज्य को आग लगाते रहे। समझने वाली बात यह भी है कि जब नफरती गुंडे कोटद्वार में ये सब कुछ कर रहे थे तो राज्य के मुख्यमंत्री भी वहीं मौजूद थे, लेकिन पुलिस पूरी तरह से असहाय नजर आती है। इन सब को देखकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की कोशिश कर रहा है। दीपक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बंटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम असामाजिक ताकतों के साथ नजर आ रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, डरे नहीं, जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं दीपक भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। वैसे यहां एक बात और बता दें, जब इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट आई और बताया गया कि पुष्कर सिंह धामी ने साल 2025 में 71 नफरती भाषण दिए हैं तो इस बात के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत की जनता में, भारत के लोकतंत्र में, यहाँ के संविधान में भरोसा रखता होगा, देश के प्रति प्रेम रखता होगा, उसे शर्म आएगी कि उसका नाम नफरती भाषण देने में यानी राज्य को बांटने में टॉप पर है। वो शर्म से पानी पानी हो जाएगा। मगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहने लगे कि देवभूमि की संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। सवाल यह है कि देवभूमि की वो कौन सी संस्कृति है जिसको संरक्षित रखने की बात पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं और वो कौन सी संस्कृति है जो अपने ही राज्य को आग लगाती है? पुष्कर धामी किस संस्कृति की बात कर रहे हैं जो राज्य कभी शांत माहौल का प्रतीक हुआ करता था, वहां आज इस कदर जहर घोल दिया गया है कि उत्तराखंड की बाकी पहचान पीछे हो गई है। क्या उत्तराखंड की जनता यही चाहती है कि देश भर में उसकी पहचान नफरती राज्य की हो, एक ऐसे राज्य की जहां लोग जाने से डरें? आप कहेंगे कि जाने से डरे तो याद करिए, अभी 4-5 दिन पहले उत्तराखंड में कश्मीर के कुपवाड़ा के 2 किशोर यानी नाबालिग लड़के शॉल बेच रहे थे। एक की उम्र 17 साल, एक की करीब 18 साल के आसपास थी। मगर नफरत के शिकार लोगों ने सांप्रदायिक टिप्पणियां करते हुए रॉड और लाठियों से इन दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीटा। ये दोनों भाई दिन भर का अपना काम खत्म करके शाम को नाश्ता खरीदने एक किराने की दुकान पर गए थे, तभी आपस में कश्मीरी भाषा में बात करने लगे और दुकानदार भड़क गया। अन्य गुंडों ने मिलकर दोनों भाइयों को बुरी तरह से पीटा, जिसमें छोटे भाई के सिर में गंभीर चोटें आईं, बाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया। इस घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात भी किया, कार्रवाई का अनुरोध किया। सोचिए, दुकानदार ने कश्मीरी युवकों से कह दिया कि पहलगाम का हमला तुमने किया। ऐसे ऐसे मूर्ख खुद को देश का मसीहा मान बैठे हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरा कश्मीर सड़कों पर था, पूरा कश्मीर रो रहा था। वो खबर इन चिंटुओं को नहीं मिली क्योंकि इन्हें खबर तो गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलती है और वहां दिन रात नफरत की आग जलती है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही नफरती चिंटुओं के गैंग ने जून 2025 में जबरदस्ती एक मुस्लिम परिवार के घर में घुसकर तोड़फोड़ किया, बवाल मचाया और मुसलमानों को उत्तराखंड छोड़ने की धमकी दी और नहीं जाने पर जान से मारने की धमकी दी। जैसे उत्तराखंड इन चिंटुओं के दादा ने खरीद रखा है। 23 जनवरी 2025 की रिपोर्ट देखिए, मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड हिंसा और भेदभाव का पैटर्न लगातार पाया गया। यानी कुछ चिंटू मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करते हैं और पुलिस ज्यादातर मामलों में चिंटुओं का साथ देते हुए नजर आती है। जाहिर सी बात है, अगर पुलिस ईमानदारी से कार्रवाई करती तो चिंटुओं की इतनी हिम्मत कभी न होती। 2025 की इस खबर को देखिए, उत्तराखंड में रह रहे कश्मीरी मुसलमानों को उत्तराखंड छोड़ने की धमकी किसी हिंदू रक्षा दल ने दी। जरा पता लगाइए ये लोग किसकी रक्षा कर रहे हैं? भला देश को जला के किसकी रक्षा हो सकती है? जवाब है सिर्फ इनके आकाओं की, कुर्सियों की। उत्तराखंड की राजधानी वाली ये खबर आपको याद ही होगी। त्रिपुरा के छात्र उत्तराखंड में रह रहे थे। इन छात्रों को चिंकी, चाइनीज बुलाकर चिंटुओं ने हमला कर दिया। ये कहते रहे कि हम चाइनीज नहीं है भाई, हम भारतीय हैं। और इतनी बुरी तरह से चिंटुओं ने इन्हें पीटा कि एक छात्र की मौत हो गई, एक भाई की मौत हो गई। यानी चिंटू इतने खतरनाक हो चुके हैं, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या दलित और क्या इसी देश के किसी अन्य हिस्से का भारतीय नागरिक, क्या इस देश की महिलाएं, ये चिंटू किसी को भी हत्या कर सकते हैं। इनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई भी नहीं होगी जिससे बाकी के चिंटू डरे।
डरे, शांत रहें। उत्तराखंड की जनता को इन चिंटुओं से पूछना चाहिए कि इसी राज्य की एक बेटी अंकिता भंडारी को कथित रूप से भाजपाइयों ने मौत के घाट उतार दिया, उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया। सालों से उत्तराखंड के वो माँ बाप न्याय की राह देख रहे हैं। क्या इन चिंटुओं ने कभी उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया? क्या उनके लिए आवाज उठाया? क्या गाड़ियों में भर भर के अलग अलग जिलों से इकट्ठा हुए हथियार लेकर? क्यों नहीं हुए? क्या इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो गट्टू चिंटुओं का ही दादा है जिसने अंकिता के साथ ये सब कुछ किया? उत्तराखंड में लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा हैं, सालों साल भर्तियां लटकी पड़ी रहती हैं, पेपर आउट होता है, जवानियां बर्बाद हो रही हैं। क्या उन नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड के ये चिंटू कभी आगे आए? यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे चौपट व्यवस्थाओं में से एक है। क्या उस खराबी को दुरुस्त करने के लिए कभी ये चिंटू आगे आए? इसी राज्य में एक बाबा है जो योग के नाम पर सुपर फ्रॉड करता है, आए दिन अदालतों में भी डांट खाता है, झूठ बोलकर ऐसी बीमारियों का इलाज बेचता है जो संभव ही नहीं है। क्या ये चिंटू कभी उस बाबा के खिलाफ आए? नहीं आएंगे, क्योंकि वहीं से तो फंडिंग है, और आ भी नहीं सकते क्योंकि उन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इन चिंटुओं को टारगेट दिया गया है। महीने महीने भेजा जाता है कि तुम राज्य में अशांति फैलाते रहो ताकि जनता का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पर जाए ही नहीं। तभी तो पुलिस को सरेंडर करवा के इन चिंटुओं के हाथों में प्रशासन सौंपा गया है, वरना इन चिंटुओं के आगे पुलिस बेबस नजर नहीं आती, बल्कि ये चिंटू ही राज्य में नजर नहीं आते। सोचिए, ऐलानिया ये लोग किसी पर भी हमला कर देते हैं, पूरी प्लानिंग बनाते हैं, झुंड बटोरते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर कुछ भी करने की हिम्मत दिखाते हैं। सवाल यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, ये लोग कर रहे थे, तो राज्य का खुफिया तंत्र, पुलिस, सीआईडी ये सब क्या कर रहे थे? क्या खा पी के सो रहे थे? देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, कोई 80 साल, कोई 85 साल, कोई 75 साल की उम्र में कथित षड्यंत्र बनाने के आरोप में उनको सालों साल जेल में सड़ाया जाता है। लेकिन यहाँ नफरती चिंटू खुलेआम राज्य की व्यवस्था को चुनौती देते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। और होगा भी कैसे जब राज्य का मुख्यमंत्री ही इतना नफरती रिकॉर्ड बनाता हो, जब देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री भी मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हो। उस दौर में आप इससे ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? बस देखते रहिए कि कैसे उत्तराखंड की पावन भूमि को, देवभूमि को उत्तराखंड की ही सरकार खंड खंड कर रही है। और उम्मीद करिए कि दीपक कुमार कश्यप जैसे और भी दीपक देश भर में जलें ताकि नफरत की बाजार ठंडी हो। और उससे भी पहले उम्मीद करिए कि दीपक और उनका परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि चिंटू हद से ज्यादा गिरे हुए हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये लोग कहां तक जा सकते हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।